चलो फिर आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं आज? हाँ, लीनियर मोमेंटम। पहले से पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है? हम्म पता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। पिछली बार बताया था कि मोमेंटम जो है किसका ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा। हाँ, याद है ना? हम्म तो आज हम क्या क्या देखेंगे? आज देखेंगे ये सब। क्या? लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो देख लिया ना? उसके बाद इम्पल्स एंड एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट, वो पहले भी देख लिया था। उसके बाद सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ और न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हम देखेंगे, तब तक हमारे पास टाइम नहीं बचेगा क्योंकि इधर ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन देखेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ फोर्स देखा था, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इतने में से तुम्हारा टेस्ट आने वाला है इस बार। जो टेस्ट है ना, ऑब्जेक्टिव, अप टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ तक आएगा। ठीक? तो इतने में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना। तो तुम्हारा टेस्ट में बस इतना ही आएगा, अप टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक तुम्हारा जो इस बार का टेस्ट है उसका सिलेबस, अप टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ तक देख लेना। इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ाई तुम्हें वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना और वहीं से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेना, डीपीपी से, मॉड्यूल से क्वेश्चंस देख लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, बड़े आगे। मोमेंटम, मोमेंटम नाम सुना हुआ है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। और तो डायरेक्ट अगर P इक्वल टू लिखो, क्या हो जाएगा? M इंटू वी। ठीक? उसके बाद इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड its direction is along direction of velocity। ठीक है?
इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, जिधर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही इसका भी डायरेक्शन होता है। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, इस तरह से भी लिखते हैं, और केजी मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड क्या इसका एसआई यूनिट होता है। हो गया। हम्म। अब इसके बाद देखो ये क्या है, वही चीज़, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, आगे मोमेंटम वही चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पर और देखो, मोमेंटम में अगर हमने, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू पी इंटू वी होता है। अगर हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखा, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, अगर इसको कांस्टेंट रखा, अगर ये कांस्टेंट है तो मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मास अगर ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा। तो इसीलिए 1 kg मास का मोमेंटम ज्यादा होगा या 10 kg का मोमेंटम ज्यादा होगा, ये बताओ। 10 kg का, 10 kg का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको ज्यादा फोर्स लगा के हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेस करना होगा या फिर उसके पोजीशन को चेंज करना होगा। तो 1 kg का मास क्या होगा, 1 kg का 1 kg का मोमेंटम कम होगा, और उससे ज़्यादा जो भी मास है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखा हुआ है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें, ग्रेटर द मास, ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल बी इस मोमेंटम। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो, अगर वेलोसिटी हमने कांस्टेंट रखा है तो, उसके बाद एक कंडीशन और हो सकता है, अगर हमने वेलोसिटी की जगह मास को कांस्टेंट रखा है तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। जिसका ज्यादा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा मोमेंटम वाला होगा। तो अगला केस क्या बनेगा, इफ मास इक्वल टू कांस्टेंट, अगर सेम मास को हम क्या करेंगे, अलग अलग वेलोसिटीज से अलग अलग वेलोसिटीज देंगे तो क्या होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा।
हो गया। वही चीज है यहाँ पर, सेम चीज, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्यों? मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी जीरो। क्यों? स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो रेस्ट में चीजें हैं, और रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो, तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट नहीं है। अगला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? पता है इसका क्या होता है? बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of linear momentum the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, ये इसका डेफिनेशन है। और कंडीशन क्या है, वो कंडीशन अब देख लो। कंडीशन क्या है? मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स लगाया और ये यहां तक पहुंचा। इस पर मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, इस पर इस तरह से एक फोर्स अप्लाई किया, एफ, एक फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसका मोशन तो होगा, मोशन होगा कुछ टाइम में, मान लेते हैं यहां से यहां टी टाइम में पहुंच जाएगा। ठीक, टी टाइम में पहुंचा। मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। मास मास m मान लेते हैं, ये यहां से यहां तक को आया है। वही टेढ़ा है। ठीक है, ठीक, तो यहां से हमने इस पे फोर्स लगाया F, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यहां पर क्या हो गई है? v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी u से v हो गई। ये v वेलोसिटी मास m है। ये वो कंडीशन है जहां हम इसको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? तो हमने जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया वही फोर्स क्या होता है? उस वही फोर्स किसके इक्वल होता है? मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम उसके इक्वल होता है। जो हमने फोर्स लगाया है इस ऑब्जेक्ट पर, उसका जो मोमेंटम पर यूनिट टाइम चेंज हुआ है ना, ये उसी के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे इस पर? अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब इस सिस्टम का मुझे बताओ, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम का मतलब है जब हमने मोशन को स्टार्ट करा, जब हमने मोशन स्टार्ट करा तो उस टाइम पे मोमेंटम होता क्या? वैसे
अभी तो बताया मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो बताओ इनिशियल ये कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है जहां पर हमने मोशन स्टार्ट करा है, तो उस टाइम पे इसका मास क्या है, m है, और वेलोसिटी क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, इनिशियल मोमेंटम को लिखते हैं पी आई, पी आई से डिनोट करेंगे इनिशियल मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम बताओ कितना होगा, m इंटू वी हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। अब हम लगाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहां पर, वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या टी भी लिख लो, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में जितना चेंज आया है। डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अब उसके बाद, अब यहां पर क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, चेंज इन टाइम, हमने मान लो 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, तो टी माइनस 0 इक्वल टू टी ही आएगा। एफ इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब यहां पर एक चीज तुम देख सकते हो कि m यहां पर क्या होगा, कॉमन आएगा, मास दोनों का सेम है, m m है, तो m क्या आएगा यहां पर, कॉमन आ जाएगा, और यहां पर आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और v माइनस यू बाई टी पता है क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहां पर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। क्यों, क्योंकि a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, ये होता है, ठीक है। ये आ गया इतना। अब यहां पर f इक्वल टू होता है के एम ए। अब कहोगे ये k क्या आया, ये आया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां से डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि k इक्वल टू यहां पर हमने क्या लिया, 1, और k क्या है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा डेरिवेशन आ जाता है f इक्वल टू एम ए का, f इक्वल टू एम ए, नोट करो इसको।
समझ में आया? पक्का आ गया? सच में आ गया? हैं? सच में टेस्ट है कब है? हैं? कौन से संडे, इस वाले संडे या अगले वाले संडे? नहीं पता तो कैसे पता कि टेस्ट है? ऐसे तुक्का लगाती रहती है। हाँ, इसी संडे को टेस्ट है, वो भी ऑब्जेक्टिव, और कहाँ तक? ये भी नहीं पता है? तो तैयारी क्या कर रही हो? ऐप है ना? ऐप का एक्सेस मिला है ना? नोटिफिकेशन जाता है ना? जाता है? हैं? नोटिफिकेशन ऐप पे जाता है। कभी शॉर्ट्स देखने से फुर्सत मिले तो नोटिफिकेशन भी देख लिया करो। हैं? तो मैं बता देता हूँ कहाँ तक टेस्ट में आएगा। टेस्ट में आएगा तुम्हारा कहाँ तक? अप टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो तुम्हें 3 लेक्चर में खत्म करा, वहां तक तुम्हारा आएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक तुम्हारा टेस्ट में आएगा इस बार। ऑब्जेक्टिव हैगा। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। हाँ टोटल है। एसएसटी भी है। एसएसटी का मैं बता दूं, वो कौन सा आ रहा है एसएसटी का? देखना पड़ेगा एसएसटी में क्या है। एसएसटी का एसएसटी में तुम्हारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़े हो? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देख लेना, थोड़ा ज्योग्राफी का टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बड़े आगे। ये सेम चीज वही है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट, ये कार है, दूसरी कार है, ये इसका मास m1 लिया है और वेलोसिटी v1 लिया है, और यहाँ से इसने मोशन को स्टार्ट किया है। यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया है, यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है और मास भी 0 है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है, ऑफ विद टाइम होता है डायरेक्ट। तो डिफरेंस क्या होगा इसका? एफ इक्वल टू एम वी वन माइनस एम जीरो वी जीरो डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी जीरो। तो यहाँ से वो आ जाता है तुम्हारा सेम सेम टू सेम फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला है। ठीक, इसके आगे, इसके आगे ये वही चीज है। हैं? क्या चीज है बताओ? नहीं खाली मुंडी हिलाती है। हाँ हाँ, यही चीज है, यही तो हम चाहते थे। हैं? देखो, ये यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है? दो सिचुएशन है यहाँ पर। पहला सिचुएशन एफ इक्वल टू बड़ा सा ए लिखा हुआ है, और एफ इक्वल टू एम इंटू बड़ा सा ए। दूसरा सिचुएशन क्या है? एफ इक्वल टू बड़ा सा एम इंटू ए लिखा हुआ है? दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में डिफरेंस बताओगे क्या है? बड़े से ए और बड़े से एम में डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस है ना। ये यहाँ पर बहुत बड़ा सा ए दिया है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा एम दिया है। क्यों ना दे? यहाँ पर एक छोटा सा बॉल दिखाई भी नहीं दे रहा है तुमको, उस पर ये डंडे से मार रहा है। सेम फोर्स है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एफ इक्वल टू मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और यहां पर m बहुत छोटा है। मान लेते हैं ना कि m इक्वल टू है 100 ग्राम, 100 ग्राम है। तो बताओ यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इक्वल एफ इक्वल टू हमारा कितना आया था? एफ इक्वल टू एम ए। तो ए इक्वल टू क्या होगा? एफ डिवाइडेड बाई एम। ये फॉर्मूला वहां से निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन का। तो अब मुझे ये बता दो, तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ बाय एम करोगे। एफ कितना है यहां पर? 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 100 ग्राम है, और एसआई यूनिट में लाने के लिए हमें ग्राम को क्या करना पड़ेगा? केजी में लाना पड़ेगा। तो 100 से 1000 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 10/100 इंटू 1000। ये दो दो ही जाएगा।
ये दो उड़ा दो, दो उड़ गया, कितना हुआ एक्सेलरेशन? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ये हुआ पहली कंडीशन से जब हमने मास छोटा वाला लिया था। ठीक, अगर हमने दूसरा कंडीशन लिया, दूसरे कंडीशन में हम क्या लेते हैं? दूसरा सेकेंड केस इफ मास इक्वल टू, ये क्या है, गाड़ी है ना, गाड़ी तो कम से कम 1000 kg की होगी। हाँ, मास 1000 kg, और फोर्स तो हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया है। देख लो, दोनों फोर्स सेम साइज का है, फोर्स हमने दोनों सेम लगाया है। तो अब मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन यहां से कितना आएगा? एक्सेलरेशन यहां से कितना आया? ए इक्वल टू क्या होगा? एफ बाई एम। एफ कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाय एम कितना है? 1000। एक जीरो उड़ जाएगा, 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लगा यहां देख के? ये कुछ समझ में आया यहां पर क्या हुआ? क्या समझ में आया? मास, मास निकाला गया। मास मैंने माना था, निकाला नहीं है, मैंने तो एक्सेलरेशन निकाला है। पहले वाले का एक्सेलरेशन क्या हुआ? 100 मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? यूनिट को ढंग से बोलोगे ना, एक्सेलरेशन का यूनिट है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, बताओगे? एरिया का, लेंथ इंटू लेंथ, मीटर स्क्वायर, वो एरिया का यूनिट होता है। तो ये भी ढंग से देखोगे ना, ऐसे नहीं बोल देना है कुछ भी। तो अब मैं ये बताने वाला हूं कि यहां पर हमने क्या देखा कि जिसका मास कम है, सेम फोर्स लगा के भी या कम फोर्स लगा के भी उसको ज्यादा एक्सेलरेट किया जा सकता है। एक छोटे से बॉल को हम कम फोर्स लगा के भी ज्यादा स्पीड से फेंक सकते हैं, या ज्यादा वेलोसिटी उसमें जनरेट करा सकते हैं। और ज्यादा बहुत भारी भरकम मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम सेम फोर्स लगा के हम उसको एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। करा सकते हैं क्या? नहीं। जैसे एग्जाम्पल में, एक साइकिल को धक्का देना बिल्कुल आसान है, और एक ट्रक को धक्का देकर खिसका पाना नामुमकिन है। हो पाएगा तुमसे अकेले में? साइकिल को उठा के फेंक दोगी? नहीं फेंकोगी, इतना भी ताकत नहीं है। अरे आजकल का तो बच्चा है उठा के फेंक दे रहा है साइकिल को, और तुम ना उठा पाओगी। तो बस यही बताने बताने की कोशिश कर रहा था, जिसका मास बहुत कम होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन अचीव कर सकता है, और जिसका मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेशन अचीव करेगा। ठीक है, आगे बात अगर समझ में, अगर फोर्स सेम हम रखते हैं, तो अगर मान लो फोर्स डिफरेंट रख देते, तो यहां पर हम अगर फोर्स की वैल्यू बहुत कर देते तो क्या होगा? मान लो 10,000 न्यूटन हमने फोर्स लगा दिया, हाँ, तब क्या होगा? तब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ जाएगी उसमें। ठीक है, फोर्स हम यहां पर ज्यादा लगाएंगे तब जाके इतना एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन यहां पर हमने मास कम कर दिया तो इतना एक्सेलरेशन ऐसे ही आ गया। ठीक, ये आ गई बात समझ में। उसके बाद इम्पल्स की बात, इसको भी नोट करोगे क्या? इसको छोड़ो, क्या नोट करोगे? इम्पल्स, इम्पल्स बताओ क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एट एन इंस्टेंट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है कि हमने जो फोर्स लगाया उसका इम्पैक्ट कितना है, कितने सेकेंड तक है, कितने टाइम तक है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स कितने टाइम तक लगा। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इम्पल्स इज impulse is defined as the impact of
फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, बस छोटा सा डेफिनेशन है। और it is defined as the product of force and time। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस होते हैं इसके, दोनों में से कोई भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और और इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स इज आई इक्वल टू एफ इंटू टी, या लिखोगे इसको फोर्स इंटू टाइम, या एफ आई इक्वल टू एफ इंटू टी। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हम्म, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट्स डायरेक्शन इज along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इसका डायरेक्शन होता है। कभी कैच करते हुए क्रिकेटर को देखा है? कैच करते हुए तुमने देखा होगा, जब भी बॉल आती है ना, तो कैच करने के लिए हाथ को पीछे करता है, क्यों? फोर्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए। जितना टाइम तक क्या करेगा, बॉल को धीरे धीरे तक लाएगा, उतना ही क्या होगा, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, फोर्स को का इम्पैक्ट कम करने के लिए वो धीरे, जैसे पकड़ा वैसे पीछे खींचता है। पीछे खींचने से क्या होता है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से चोट कम लगता है। अगर सीधा हाथ रखेगा, ऐसे रखा और ऐसे ही आ गए यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर चिपकेगा, तो क्या होगा, पहली बात की हो सकता है कैच भी छूटे और चोट का एहसास भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या करता है, वो हाथ को पीछे खींच लेता है। ठीक, लिख लियो। अगला है डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट। डेफिनेशन आप बताओगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डेफिनेशन मिलता है। ये देखो, तुमको मैं बोला था कि अगली क्लास में तुमको आने नहीं दूंगा, देखो आज भी लेट आए हो। बारिश कहाँ हो रही है? बारिश बहुत पहले हो रही थी, जरा सा भी पानी नहीं लगा है। रोड पे लगा है, तुम्हारे ऊपर कहाँ है पानी? जरा सा भी, हल्का सा लगा है। एक तो पहले पहले तो तुम क्लास आने के लिए सोचते ही नहीं कि क्लास भी जाएं। मम्मी दो चार बात सुनाती होगी, तब उधर से बैग झोला लिए चल दिए। पहले सोचो कि भाई क्लास जाना है तो आ जाओगे टाइम पे, पहले सोचते ही नहीं हो तुम। बैठो, टाइम पे आया करो क्लास। टेस्ट आने वाला है, ऊपर से इतना क्लास बंक मार रहा है। आधा से ज्यादा क्लास खत्म होने के बाद तुम आते हो। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट, अब बताओ डेफिनेशन बता सकते हो? हाँ। क्या?
हम्म। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, तो वहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ से भी हम डेफिनेशन लिखेंगे, और वहाँ वो भी ठीक है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी टू मोशन, ये सब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा तो हम इसके अनुसार डिफाइन करेंगे। बैठो। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डिफाइंड एज द rate of change of momentum per unit time। पर यूनिट टाइम, बस वही सिंपल सा। और ये क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक, और इसके दो यूनिट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, its SI unit is Newton, and it is denoted as capital N। ठीक, its TGS यूनिट, चलो इसको हम अलग से देख लेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे MKS यूनिट और CGS यूनिट ऑफ फोर्स, इसको लिख लो, नेक्स्ट पेज लेना होगा। हो गया, लिख लिए हो? तो अब देखो, हम दोनों यूनिट को अलग अलग से पढ़ेंगे, दोनों यूनिट अलग अलग से पढ़ लेते हैं। अरे भाई साहब, MKS यूनिट, CGS यूनिट, दो यूनिट होते हैं, MKS और CGS। MKS का क्या मतलब है, M का मतलब होता है मास का जो यूनिट है, वो हम क्या करेंगे, मास का मीटर में। वाह 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 वाह, मास का हम किस में लेंगे, ये मास है, और इसका यूनिट क्या करेंगे हम, केजी में लेंगे। ये क्या है बोलो ना, पोटेशियम, पोटेशियम। MKS ये क्या है, मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट केजी है, और टाइम का यूनिट सेकेंड है वो। ठीक है, सही बोल रहे, खाली सही बोलते रहो तुम। ये क्या है, ये लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है मीटर लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, मास का यूनिट, मास का यूनिट हम क्या करेंगे, केजी में लेंगे। और ये टाइम का यूनिट,
टाइम का यूनिट सेकेंड में लेते हैं। ठीक, ये होता है हमारा इस तरह से। और इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है हमारा सेंटीमीटर, ये लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में लेते हैं, मास का यूनिट ग्राम में लेते हैं, और टाइम का यूनिट सेकेंड में लेते हैं। बस इतना चीज़ है। अब देखो इसका दोनों यूनिट, अब एमकेएस यूनिट में फोर्स का यूनिट देखेंगे और सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट देखेंगे। दोनों जगह यूनिट देखते हैं क्या होता है। एफ इक्वल टू होता है हमारा एम इंटू ए। ठीक है, अगर हमने एमकेएस यूनिट देखा है तो यहां पर मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बनेगा हमारा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लिखते क्या है, न्यूटन या 1 न्यूटन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। यहां पर लिख भी दोगे, यहां लिख दो इक्वल टू न्यूटन या 1 न्यूटन का को डिफाइन कैसे करेंगे। 1 न्यूटन इज अ फोर्स व्हेन 1 kg मास इज, या 1 kg मास मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते थोड़ा सा। यहां अगर तुमसे इसके नीचे तुम लोग लिख लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं। नहीं, नहीं है ठीक, लिखते तो तुम कुछ हो नहीं, खाली हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, बाय सर, हैं, लिखते तो तुम कुछ हो नहीं। अगर क्वेश्चन पूछे डिफाइन, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 1 न्यूटन फोर्स is a force when 1 kg of mass, 1 kg of mass accelerates with an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्यों लिखना फिर, ठीक, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू यहां पर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। यहां पर एम किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और एक्सेलरेशन किस में लोगे, बोलो नहीं, अब सुन के बोलोगे, अरे बहुत समझ रहे हो तुम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम, कुछ भी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, डायन कहेंगे, हैं। अच्छा, 1 न्यूटन फोर्स बराबर बताओ कितना डायन होगा, 1 लाख।
पक्का? 10⁵ डायन होता है। अच्छा, एक ही बात हुआ। ओहो। तो 1 न्यूटन फोर्स हम निकालते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होगा? कैसे निकलेगा? हमें पता है 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू होता है कितना? 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। हम 1 kg को क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे ना, तब ना सीजीएस में जाएगा। तो 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसी को हम लिखते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नाम तो सुना ही होगा है? क्या होता है, थोड़ा बहुत पता भी होगा। क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है? तो जितने भी हम फोर्स लगाते हैं ना, तो सबका रिएक्शन हमें मिलता है। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतने ही बराबर में हमें रिएक्शन भी मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। जैसे मैं इस पे अभी फोर्स लगाया लगाया तो क्या मुझे इतना ही जितना जोर से मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्या इतने ही जोर से मेरे ऊपर रिएक्शन लगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में? मैं बोर्ड पे फोर्स लगाऊंगा जितने अमाउंट का, क्या उतने अमाउंट का बोर्ड हमारे ऊपर लगाएगा? जितने अमाउंट का हम इस वॉल पर फोर्स लगाएंगे, क्या उतने अमाउंट का हमें वापस मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कहना है कि भाई तुम जितने भी अमाउंट के फोर्स लगाओगे उतने ही अमाउंट के तुमको रिएक्शन भी मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है? आगे बात समझ में? तो ये क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ motion states that every action has
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने भी एक्शन फोर्स हैं उतने ही अमाउंट के रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं। अगर उतने अमाउंट के रिएक्शन फोर्स ना मिले तो क्या होगा? अगर मान लो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने जितने अमाउंट का इस पे फोर्स लगाया, अगर उतने अमाउंट का वो रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता अभी तो क्या होता? टूट जाता। हाँ, हमने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिए, उतना रिएक्शन फोर्स तो हमको मिला, उतना रिएक्शन फोर्स मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला, लेकिन उसके स्ट्रेंथ से हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो क्या हो गया? टूट गया। उसका स्ट्रेंथ नहीं था उतना रिएक्शन फोर्स देने का, लेकिन हमने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसीलिए ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं कि उसने उतना रिएक्शन फोर्स नहीं लगाया, जितनी उसकी क्षमता थी, क्षमता के अनुसार उसने उतना अमाउंट ऑफ फोर्स रिएक्शन में डाला जरूर है, ठीक है, उतने अमाउंट का फोर्स लगाया उसने, लेकिन उसकी क्षमता से ज्यादा हो गई फोर्स तो वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे तुम्हारे मार खाने की क्षमता है कि नहीं है ना? तुम एक अमाउंट तक ही मार खा पाओगे, हाँ, उतने अमाउंट के फोर्स को तुम क्या रिएक्शन दे सकते हो, उससे ज्यादा अगर पड़ने लग जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे? बेहोश हो जाओगे, हैं? तुम फिर रिएक्शन करना बंद कर दोगे। यही चीज है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, जितनी उसकी क्षमता होती है उतने अमाउंट तक वो रिएक्शन देता है, उसके बाद उसकी क्षमता अगर नहीं रहती है तो हम उस पर डोमिनेट हो जाते हैं। हमारा फोर्स ज़्यादा होता है तो हम उसको या तो डेमोस्ट्रेट कर देंगे या फिर ब्रेक कर देंगे चीज़ों को। हाँ, जैसे मान लो ये वॉल है, वॉल पे तुम फोर्स लगाते जाओ, हाँ, हमारे क्षमता से भी ज़्यादा फोर्स ये लगा सकता है हमारे ऊपर, तो हम जितना अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं वॉल पे, उतना अमाउंट का रिएक्शन वो भी दे रहा है, दे रहा है ना, दे रहा है, लेकिन क्या हम उसको गिरा पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा रिएक्शन फोर्स झेलने के काबिल है वो। ठीक, तो जैसे ये है, इफ द चेयर वुड नॉट हैव एक्सर्टेड अ फोर्स, अगर ये चेयर इस पर फोर्स नहीं लगाता तो क्या होता? ये बुढ़िया गिर जाती है, गिर जाती ना, गिर जाती। द चेयर वुड कोलैप्स, कोलैप्स है ना? नहीं, न्यूटन साहब है। अरे, मुझे लगा बुढ़िया है, बाल पके हैं इनके। अच्छा, न्यूटन साहब है, चलो न्यूटन साहब है, न्यूटन साहब है, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द चेयर वुड नॉट हैव एक्सर्टेड अ फोर्स, अगर ये चेयर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होता तो क्या होगा? द चेयर वुड, क्या है ये, कोलैप्स, वुड नेवर बी एबल टू, पता नहीं कुछ कट गया इधर, कुछ भी। तो अगर ये चेयर उस पर रिएक्शन फोर्स नहीं लगाता तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। जैसे देख लो, ये कोई बॉडी है और ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, और ये क्या कर रहा है? इस सरफेस पर फोर्स लगा रहा है क्या? मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, क्या इस पर ये फोर्स लगा रहा है? ये मास mg इस पर लगेगा, इस टेबल पर फोर्स लगाएगा इतना, टेबल भी क्या करेगा? इस पर mg लगाएगा या नॉर्मल लगाएगा? नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब ये बॉडी जब तक इस टेबल पर टिका हुआ है तब तक n इक्वल टू एम जी होगा, नॉर्मल फोर्स n इक्वल टू एम जी होगा। हाँ, जितना इसने फोर्स लगाया है उतना ही अमाउंट का ये टेबल भी फोर्स लगा रहा है। अगर ये टेबल टूट जाता है तो mg क्या होगा? डोमिनेट करेगा। हाँ, लेकिन जितना ये लगा रहा था उतना तो लगा ही रहा था ये, हाँ, जितना इसको mg था स्टार्टिंग में लगा रहा था इस टेबल पे, उतना तो ये लगा ही रहा था, उतना रिएक्शन तो दे ही रहा था ना।
उतना रिएक्शन दे ही रहा था, ऐसा नहीं कि उसने रिएक्शन कम दिया, नहीं, रिएक्शन उतना ही देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? इसको लिख लो, इसको लिखो, लिख लियो? अरे वाह। हाँ, तुमको सच में रंगभूमि वाले ब्रांच पे जाना चाहिए। वहाँ डंडा चलता है ऐसे बोलने वाले लड़कों पे, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग तो होता नहीं है, इसीलिए डंडा चलता है वहाँ पे बढ़िया से, क्लास के बाहर भगा दिया जाता है। हाँ, ठीक है, अब आगे यहाँ चलाऊंगा तो लाइव क्लास में तुम आके कहोगे सर देखिए यही गुरुजी हमको मारे हैं। चलो अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो बनता है पहले देख लो। हाँ, तो एक तो इतने लेट से आते ऊपर से टाइम टाइम चिल्ला रहे हो, शर्म करो थोड़ा सा। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर्स कब तक वैलिड है और किस किस कंडीशन में लगेगा और किस तरह से काम करेगा? जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, हमेशा इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, और यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। और ये क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर वहां पर बनेगा, जैसे मान लो ना ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पर अगर फोर्स लगाएगा तो जितना अमाउंट का ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा उतने अमाउंट का ये इधर की तरफ भी फोर्स लगाएगा। हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला होता है, हमेशा कांटेक्ट होता है तभी ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी बनता है। विदाउट कांटेक्ट ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है, अकर्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है, अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा। उसके बाद एक्स अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन में फोर्स लगेगा। जैसे अभी मैंने दिखाया, ये एम, ये एम जी नीचे की डायरेक्शन में और ये एन ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है, ये सेम ऑब्जेक्ट पर कभी नहीं लगता एक्शन रिएक्शन पेयर। अब कहोगे कि तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारी बॉडी पर एक्शन रिएक्शन पेयर लगा के फोर्स लगाता रहता है, ऐसा नहीं होता है। ये बॉडी, ये टेबल, ये दीवार, ये क्या कभी एक्शन रिएक्शन करेगा? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने के लिए हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक, डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर का होना चाहिए। नेचर भी क्या होना चाहिए? सेम, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, तभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लोगे। हाँ सर। हाँ सर, क्या है वहां पर? अच्छा, इसीलिए हटा दिया, मैं भी हटा देता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा है। अब ठीक है, तुम उस पर ध्यान नहीं दो, तुम लिखने पर ध्यान दो। एक्शन रिएक्शन पेयर कब बनेगा? बस थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा, बस टाइम देखता रहता है। लिख लो ना एक्शन रिएक्शन पेयर भी। कैसे आदमी हो यार तुम, ना कुछ हुआ तो नहीं है, दुआ करो कि कुछ हो ना जाए तुम्हें। धमकी कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? हैं?
हुआ क्या? हो गया? चलिए आगे। आगे है वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे दिखा रहा है देखो। ये इधर की तरफ F1 फोर्स लगा रहा है, ये इधर की तरफ इस पर रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा? F2 लगेगा, सेम अमाउंट का, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सेम लाइन पे लगेगा। जहां इसने लगाया है ना, जहां इसमें इसने लगाया, जिस जिस पोजीशन पे इसने लगाया है एक्शन फोर्स, उतने ही अमाउंट का रिएक्शन फोर्स ये पीछे की तरफ लगेगा। ये नहीं कि एक्शन फोर्स लगाए यहां से हाथ से और रिएक्शन लगेगा टांग से, ऐसा नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर सेम लाइन में लगता है, सेम पोजीशन पे लगता है, ठीक। और यहां पर एक चीज, forces always come in pairs. You push on a wall, the wall pushes back again to your hand, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे है। यहां पर गोली और बंदूक के केस में देखो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है। एक्शन क्या है? एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट। बुलेट क्या होता है? आगे की तरफ जाता है, तभी तो ये जो गन है पीछे की तरफ फोर्स लगाता है और पीछे की तरफ आता है। जब हम गन को फायर करते हैं तो तुमने देखा हो गन फायर करते हुए, अगर बड़ी बड़ी वाली गन मशीन गन टाइप की है, वो यहां पर होल्ड करके रखता है। क्यों? क्योंकि जब गोली निकलती है ना, एक्शन जैसे गोली का होता है, वो रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ जोर से लगता है। अगर वो यहां पर होल्ड करके नहीं रखेगा ना, तो अगर यहीं पर यहां रहेगा तो ये ऐसे की तरफ बहुत जोर का झटका लगेगा, जिससे हो सकता है उसका ये शोल्डर टूट जाए उसका, ठीक है। अगर नहीं रखेगा तो शोल्डर टूटेगा, और यहां रखता है फिर भी क्या होता है, जोर से इस पर धक्का लगता है। इसीलिए हमें यहां टाइट करके गन को पकड़े रहना पड़ता है। अगर ढीला छोड़ेंगे फिर भी ऐसे हो जाएगा, फिर कमर टूट जाएगी। या फिर छोटी वाली गन है, छोटी वाली गन है, उसके लिए हमें हाथ को पूरा टाइट रखना पड़ता है। अगर टाइट नहीं रखोगे तो वो भी तुम्हारे हाथ के जोर से झटका मारेगा, हो सकता है तुम्हारा ये सब फाड़ दे, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर को समझना जरूरी है। एक्शन क्या होता है? एक्शन के लिए क्या करता है तुम्हारा, ये जो फोर्स है बुलेट पर बुलेट क्या करता है, लगाता है किस पे है? गन पे। और रिएक्शन में क्या होता है, गन सॉरी ये बुलेट जो है आगे की तरफ जाता है। उसके बाद ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये इस पर फर्स्ट बॉय जो है इस पर एक्शन लगाता है। एक्शन लगाया तो इसका गाल भी क्या करेगा भाई, इस पर रिएक्शन लगाएगा, है तभी तो चोट लगता है। जैसे मार, तुम किसी को मारते हो, क्या तुमको चोट नहीं लगता है? लगता है ना। तो बस क्यों लगा, मारे तो तुम हो ना, तो तुमको काहे चोट लगेगा, तुमको भी लग जाता। क्यों? क्योंकि वो उसका रिएक्शन फोर्स तुम्हारे ऊपर लगता है। अब देखो, बॉयज फिट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बोट। जब ये बोट पर फोर्स लगा के छलांग लगाता है ना, तो क्या होता है, बोट तो इसको धक्का दे दिया, तो बोट पर इसका पैर भी तो इधर की तरफ रिएक्शन लगाता है। बोट पर इसका पैर भी तो पीछे की तरफ धक्का लगाता है, तभी तो ये आगे की तरफ आ पाता है? अगर मान लो ये बोट इस पर धक्का नहीं लगाता तो क्या होता, ये आगे की तरफ जंप कर पाता? नहीं कर पाता। तो बोट का इसके पैर पर रिएक्शन फोर्स लगाना जरूरी था, तभी ये कूद पाया, नहीं तो नहीं कूद पाता। तो बोट पर बॉयज लड़का ने क्या किया, एक्शन फोर्स लगाया, तो बोट ने क्या किया, वापस से रिएक्शन फोर्स इसके फिट पर लगा दिया, जिसके कारण से ये लड़का क्या हुआ, ये जंप करके ग्राउंड पे आ जाता है। उसके बाद यहां भी देखो, यहां भी रिएक्शन, वही सेम चीज है, बोट और बॉय वाला केस है। एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, बॉय एक्शन लगा रहा है, बोट रिएक्शन दे रहा, भाई लो भाई कूद लो, हाँ ठीक है। और कुछ छूटा, न्यूमेरिकल जो है अगले क्लास में देखेंगे, पहले कंजर्वेशन और मोमेंटम वगैरह देख लेंगे, उसके बाद हम जो भी चीज़ है बाकी वो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक आने वाला है, अप टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले जितनी सारी चीज़ें लिखाई है, जितने डीपीपी मिला क्या तुम लोगों को, मिल गया तो उससे क्वेश्चन लगाना अप टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और जितने भी सवाल है देख लेना, वही से आएगा सारे सवाल, ठीक।